क्वेश्चन नंबर 54 देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि कंपाउंड X है, इसके इतने ग्राम को जलाया गया है, ठीक है, तो इतना ग्राम CO2 मिला है, इतना ग्राम H2O मिला है। तो आप एक ऐसा सवाल 51 भी बनाए थे डायल्ड्रीन वाला, उसमें भी वही कंसेप्ट था, इसमें भी यही कंसेप्ट है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एलिमेंट का मोल निकाल लेना। तो अगर आप कार्बन की मोल की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा 2.63 में आपको डिवाइड करना 44 से और गुना 1 कर देना, तो सीधा सीधा आपको कार्बन का मोल मिल जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.06, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन का मोल डायरेक्ट निकालें इसमें तो ये 1.28 डिवाइडेड बाय आपको आ जाएगा 44, ठीक है। ये सॉरी वाटर है तो H2O का आ जाएगा 18, क्लियर है। तो ये आपका 18 हो जाएगा और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। आप अगर इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आपको 0.14 देगा। ये देखिए दोनों आ गया। अगर आप चेक करना चाहें कि इसके अंदर ऑक्सीजन है कि नहीं है, क्योंकि बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला का हम पीछे भी कुछ सवाल बनाए हैं और उसमें आपको कंप्लीट थ्योरी के बारे में बताए थे कि आपको क्या क्या करना होता है। आपको बस करना यही होता है कि जो भी एलिमेंट कंपाउंड के अंदर है उनका आप मोल निकाल लें, उनका आप रेशियो ले लें। देखिए मोल तो आ गया, अब इसी का हम लोग रेशियो ले लेंगे। लेकिन एक चीज़ इस रेशियो लेने से पहले सोचनी है कि क्या सिर्फ हमारे कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन ही, ये हाइड्रोजन ही रहा होगा, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि कार्बन हाइड्रोजन रहा ही होगा, क्योंकि जलाने के बाद CO2 और H2O बना है, इसका मतलब कंपाउंड में तो रहा ही होगा। एक बात आता है ऑक्सीजन का कि ऑक्सीजन यहाँ पे है या नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इस मोल को आप मास में चेंज करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको ये 0.72 आ जाएगा और इसको आप चेंज करेंगे 0.142, ये 14 आएगा, 142 ही आता। अगर आप इन दोनों को ऐड करके देखें तो ये लगभग यही आ रहा है। इसका मतलब है कि इससे पता चल रहा कि जब इसी दोनों के मास को जोड़ते हैं तो पूरे कंपाउंड के मास के बराबर आ गया। इसका मतलब इस केस में इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहा होगा, तो सिर्फ यही दोनों एलिमेंट रहेंगे। तो इन्हीं दोनों एलिमेंट के मोल का रेशियो निकालिए। तो अगर आप इन दोनों के मोल का रेशियो निकालते हैं तो ये आपको आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:2.3 समथिंग। अब देखिए, जब ऐसा केस आ जाता बच्चों तो आपको तो नियरेस्ट इंटीजर में ले जाना होता, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, नियरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये नियरेस्ट इंटीजर में चला जाए। ये एक्चुअली 378 आता है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, तो ये 2.378 के आता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दोनों ही को 3 से मल्टीप्लाई करते, तो 1 गुना 3 कर दिए = 2। आप इसको भी क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आपको 1:7 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आ गया। अब देखिए हमारे पास जो इम्पिरिकल फार्मूला होगा, इम्पिरिकल फार्मूला जो होगा वो आपका आ गया, सॉरी ये 3 है, इम्पिरिकल फार्मूला C3H7 होगा। अब यहाँ पे देखिए लोएस्ट क्यों लिखा था, ये लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास क्यों लिखा था, तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो इम्पिरिकल मास का ही, या इम्पिरिकल फार्मूला जो होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो इम्पिरिकल फार्मूला का ही मल्टीपल होता है। इसलिए मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो इम्पिरिकल मास का ही मल्टीपल होगा। तो इसमें लोएस्ट इसीलिए पूछा बच्चों। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि इसके अंदर जो इम्पिरिकल फार्मूला उसी का मास निकाल देंगे तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो जाएगा। और इसका मास अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 43 ग्राम आ जाएगा। इसीलिए यहाँ का आंसर हमारा 1 आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54 था, बहुत आसान है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा हम सवाल पीछे भी बना चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे जाके, ठीक है। 55 क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। इसमें एक टर्म यूज किया हुआ, इस सवाल में बहुत कुछ नहीं है, बस ये टर्म आपको नहीं पता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत भारी है, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आइसोमॉर्फस, तो बच्चों आइसोमॉर्फस का क्या मतलब होता है, अगर आपको बोला जा रहा है कि दो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं, इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होंगे वो सेम पैटर्न के होंगे। पैटर्न कहने का मेरा मतलब ये है
कि अगर एक कंपाउंड है ZnSO4.7H2, पैटर्न कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जिंक है तो जिंक के बाद आप कोई दूसरा एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसका संख्या 1 ही होगा। क्योंकि यहाँ सल्फेट है तो ऑब्वियस उसमें सल्फेट ही रहेगा, तभी ये संख्या 1 हो पाएगा। ठीक है, दूसरी बात, और नहीं भी सल्फेट लेंगे तो पैटर्न सेम होना चाहिए फिर कि यहाँ पे जो एलिमेंट आया उस एनायन में उसका संख्या 1 होना चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट आया उस एनायन में उसका संख्या 4 होना चाहिए, यहाँ पे 7 है तो उसमें भी 7 होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है तो ये सब तो क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम हो सकता है। आपको सेम जनरली मेटल को चेंज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मेटल को चेंज करते हैं। तो इसीलिए अगर आपसे बोला है कि एक मेटल सल्फेट है जिसके अंदर इतना % मेटल का है, ऑब्वियस बाय मास रहा होगा, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास ही माना जाता है। आइसोमोर्फस है तो इसके अगर आइसोमोर्फस हमारा कंपाउंड है तो इसको देख के हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे मेटल सल्फेट का भी फॉर्मूला इसी पैटर्न का रहा होगा, चूँकि आइसोमोर्फस का यही मतलब होता है बस। तो अब देखिए आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अब इसके अंदर आपको परसेंटेज ऑफ मेटल दे रखा, परसेंटेज ऑफ मेटल दे रखा, और आप फॉर्मूला जानते हैं परसेंटेज ऑफ मेटल या किसी एलिमेंट का, इसका मास तो इसका एटॉमिक मास मान लेते हैं x, ठीक है, डिवाइड करेंगे इस पूरे का मास, तो इसका मास अगर आप x माने हैं तो x हो गया। SO4 का मास बच्चों आपको कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इसमें और ऐड कर देंगे कितना, 18 × 7, चूँकि 7 वाटर मॉलिक्यूल है इतना, और गुना आप क्या कर देंगे बच्चों 100। तो यहाँ से देखिए जो x का वैल्यू आएगा ना वही इसका एटॉमिक मास हो जाएगा मेटल का। चलिए हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं। 9.87 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 100x डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये आपका आ गया x प्लस, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करके देखें तो कितना आ रहा मैं बता देता हूँ। पहले तो 18 × 26 7 करेंगे तो 126 आ जाएगा, इतना सबको पता है। 18 × 7 126 हो जाएगा, तो 126 में और आपको प्लस कर देना है 96, 126 में आपको कर देना है 96, तो ये x प्लस 222 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर दें आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 9.87x और प्लस, ठीक है, 222 में मल्टीप्लाई करना होगा आपको 9.87 से, तो ये आपका निकल के आ रहा है 2191.14। क्लियर है, इन दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये बराबर किसका हो जाएगा बच्चों, 100x का, ठीक है। तो आप इसको उधर ले चले जाएं तो आपको क्या नज़र आएगा पता है, x बराबर कितना हो जाएगा 2191.14, और इसमें डिवाइड हो जाएगा 100 माइनस 9.87, 100 माइनस 9.87, और ये निकल के आ रहा है आपको 19.13, और इसको आप अगर डिवाइड कर देते हैं 2191.14 में, आप अगर डिवाइड करते हैं 90.13 से, तो ये आपका आंसर आ रहा है 24.31 आ रहा है, 24.31 आ रहा है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या बच्चों, सी है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं।